नोट्स में से पहले पढ़ रही हूँ और उसके बाद में फिर हम आगे का समझाएंगे आपको। जो पढ़ चुके हैं, आई एम री रीडिंग इट. सो इट इज लाइक, as he had no one to share his joy, hence he took the opportunity to show the amount to the peddler. Good Moreover, evening, he ma'am. suspected, yes beta, that his guest did not seem to believe him. He got up, went to the window, took down a leather pouch, and showed him 3 10 kroner bills before putting them back into the pouch. Now, अब heading थी stealing Crofter's money. बेटा, उसने पैसे चोरी करके क्या उसको जरा भी रिग्रेट हो रहा था? नहीं. What were his feelings after stealing the money? He was feeling proud of his smartness. तो वो पैसा लेकर के और अपने पॉकेट में अंदर रख के he started walking. And he was pleased. He was happy. Suddenly उसको ध्यान आता है, it is possible that the man can come from behind and catch me hold. मुझे पकड़ लेगा. So it is better to go into the woods. हाईवे था, हाईवे के अगल बगल में जंगल टाइप का होता है, तो उसने सोचा इस वुड्स में चला जाऊं तो ठीक है, पेडलर ने. अब आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहानी में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हैं. Good evening, ma'am. हाँ बेटा. पेडलर एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट. वो थोड़ी देर तक फॉरेस्ट में घूमता रहता है. अब बेटा थक जाता है तो उसे लगता है दैट ही शुड वॉक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट. बहुत देर हो गई, फॉरेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, तो बेटर है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलूं ताकि फॉरेस्ट से बाहर निकल सकूं. अब प्रॉब्लम ये होती है कि he tried to walk in a particular direction, but उस बेटा फॉरेस्ट के paths are very twisted and they are joined with one another. जो रास्ते थे उस जंगल के वो बहुत मुड़े तुड़े हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि इट वॉज अ लार्ज एंड बिग फॉरेस्ट. तो वो कितनी भी कोशिश करता है एक डायरेक्शन में मूव करने की, वो मूव ही नहीं कर पा रहा है. ही इज गेटिंग कॉन्फ्यूज्ड और थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि वो एक ऐसे फॉरेस्ट में एंटर कर चुका है जो कि बहुत बड़ा है. देयर इज नो वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट. बाहर नहीं निकल सकता, बहुत कॉन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट है और वो एक ही जगह के चारों तरफ घूम रहा है. पेडलर को रियलाइज हो गया ये बात और वो थक चुका था सुबह से चलते चलते. वैसे भी इट वॉज बेटा 22 ऑफ दिसंबर और बहुत ही ज्यादा जो है वो 23 ऑफ दिसंबर, और उसको मालूम है कि बहुत ही ज्यादा बेटा डेंजर है, खतरना है जंगल में रात के समय रुकना. और उसे समझ आ गया कि इस बार ही हैड डन अ मिस्टेक. वो अपनी ग्रीड में फंस चुका था. उसने जो 30 क्रोनूर चुराए थे वो इस वजह से ये दुनिया के ट्रैप में फंस गया है. ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. Peddler was a penitent person. Penitent is a person who realizes his mistakes. उसको रियलाइज हो गया that he allowed his greed to overcome him. और जो 30 क्रोनूर उसने चुराए हैं, that is the reason that he is in the forest. और ये फॉरेस्ट नहीं, ये ट्रैप है, रैट ट्रैप है. और इस रैट ट्रैप का बेट था वो 30 क्रोनूर. और ये जंगल की लकड़ियां, इसके स्टेम्स, पेड़, ये उस वायर के जैसे हैं.
कौन सा वायर? जो रेट ट्रैप से बेटा बनता है जिससे। और ये जंगल मेरे लिए इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है, अब इसको नहीं क्रॉस कर सकता। ही एक्सेप्टेड हिज डेथ। लास्ट मोमेंट आ गया है मेरा तो। ही वॉज एग्जॉस्टेड, ही वॉज बेटा कहना चाहिए डिसअपॉइंटेड, एंड ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, accepting that his death had come. The story is very entertaining because it takes unexpected turns. जैसे ही उसने वो नीचे गिरा, जमीन पे उसने सर रखा, he heard the regular thumping of something. जैसे ही जमीन पे सिर रखा, वैसे ही उसको वाइब्रेशंस के थ्रू सुनाई देता है रेगुलर कोई हैवी स्ट्रोक। द पेडलर वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड, बट ही वॉज वेरी वेरी शार्प माइंडेड। ये जो वाइब्रेशंस थी, ये जो बेटा साउंड ऐसी आ रही थी रेगुलर थंपिंग की, ही कुड मेक आउट कि ये तो किसी हथौड़े की आवाज आ रही है। और अगर हथौड़े की आवाज आ रही है तो आसपास में जरूर ही कोई भी एक होनी चाहिए आयरन फैक्ट्री। और आयरन फैक्ट्री की डायरेक्शन में वो थंपिंग की साउंड की वजह से वो लड़खड़ाता हुआ उस डायरेक्शन में चलने लगा जहां से वो वाइब्रेटरी साउंड आ रही है। और लड़खड़ाता हुआ थोड़ा तो उस साउंड की डायरेक्शन में जाता है, थोड़े चलने के बाद उसे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे जाती है, क्योंकि सामने राम्सजो आयरन मिल थी। राम्सजो आयरन मिल जो सामने थी वो वही राम्सजो आयरन मिल थी जिसमें वो क्रॉफ्टर बता रहा था कि मैं काम करता था। और बेटा उसने देखा कि वो जो राम्सजो आयरन मिल के दरवाजे हैं कांच के, उसके ऊपर सूट जमी हुई है, स्मोक, कालस, कॉर्नर्स में से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत डिटेल में, माइन्यूट डिटेल में है जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। बाहर वो देखता है आयरन फैक्ट्री के बाहर एक लेक थी और ठंड इतनी है कि वो लेक का पानी जमा हुआ है। लेक के किनारे पे बार्जेस, बोट्स खड़ी हुई हैं। ये वो बोट्स हैं जो आयरन फैक्ट्री में से सामान निकलता है तो उसको बेटा वो लोड करके और फिर वो जाती होती हैं, ट्रेवल करती हैं लेक में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पर चूंकि इस समय दिसंबर है, क्रिसमस हॉलीडे है, सर्दियां बहुत है, इसलिए लेक जमी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाता है और इसीलिए फैक्ट्री जो है वो बंद है इस समय। फैक्ट्री बंद है का मतलब इस समय ज्यादा काम नहीं चल रहा है। और चूंकि वो आयरन फैक्ट्री है इसलिए उसका जो कोल का स्मोक है, जो कोयले का स्मोक है, उसकी वजह से वो बाहर जो स्नो गिरी हुई है उसके ऊपर भी बहुत सारी कालस जमी हुई है। और वो पहुंचा तब तक बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी। आयरन फैक्ट्री के बाहर एक वाटरफॉल है, उसके पानी की आवाज आ रही है। और बेटा वो अंदर जाता है। आयरन फैक्ट्री में एक था फॉर्ज, FORGE। ये आयरन फैक्ट्री के अंदर घुसा, ज्यादा काम चल ही नहीं रहा, क्रिसमस हॉलीडे है, खाली पड़ी हुई है फैक्ट्री। वो अंदर जाते जाते फॉर्ज में घुस गया। फॉर्ज वो पर्टिकुलर रूम जहां पर आग जल रही है, फर्नेस जल रही है। हाँ, उस फॉर्ज में, उस कमरे में 2 लोग बैठे थे। पूरी आयरन फैक्ट्री में बस ये 2 लोग इस समय काम कर रहे हैं। और फर्नेस के ऊपर आयरन पिघलने के लिए रखा हुआ है। और जो 2 आदमी बैठे हैं उसमें से जो पहला है वो है ब्लैक स्मिथ, मास्टर स्मिथ, लोहार, और दूसरा है उसका असिस्टेंट।
उस फॉर्ज के अंदर टेम्परेचर इतना हाई है कि दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं, और दोनों ने इतनी गर्मी की वजह से अंदर फॉर्ज में दे वर वियरिंग ओनली वन लॉन्ग शर्ट एंड वुडन स्लिपर्स, और कोयला डाल रहे हैं फर्नेस में, आग में बार बार, तो कोयले की क्रैकलिंग सुनाई दे रही है, और आग को और तेज करने के लिए वो विंड पाइप्स हैं, वो विंड पाइप्स की साउंड है। बार बार दोनों में से पहली बार मास्टर स्मिथ उठता है, वो पिघले हुए आयरन को चलाता है 1-2 सेकंड, फिर बैठ जाता है क्योंकि पसीना पसीना हो जाता है। फिर वो लड़का उठता है असिस्टेंट, फिर वो चलाता है, वो बैठ जाता है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आयरन मिल। और ये अंदर चलते आते 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 पेडलर फॉर्ज के अंदर आ गया और आ करके बिल्कुल बगल में खड़ा हो गया आयरन स्मिथ के। दोनों को पता ही नहीं चला कोई आयरन फैक्ट्री के अंदर घुसाया है। क्यों नहीं नोटिस किया जब तक कि वो पास में आके खड़ा नहीं हो गया? बिकॉज इतना शोर हो रहा था, दे कुड नॉट हियर कि कोई आ भी गया है अंदर। अभी तो मैम बता रही है खाली थी फैक्ट्री, आप कह रही है इतना शोर हो रहा है। शोर हो रहा था बेटा वाटरफॉल का, शोर हो रहा था वो जो हवा के साथ बारिश की बूंदें छत पे पड़ रही हैं, शोर हो रहा था वो कोयले के क्रैकलिंग का, शोर हो रहा था वो विंड पाइप्स का। इसलिए दोनों ने नोटिस ही नहीं किया, मास्टर स्मिथ और उसके असिस्टेंट ने, कि somebody had entered into the forge। और जब वो बिल्कुल बगल में आके खड़ा हो गया तब मास्टर स्मिथ ने उसे देखा, और बेटा पूछने की जरूरत नहीं थी तुम कौन हो, क्योंकि दिखाई दे रहा था ही वॉज अ वॉन्डरर, वो बेघर बेसहारा होगा। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, भूखी आंखें हैं, फटे हुए कपड़े हैं, यहां उसने चूहेदानियां टांग रखी हैं। और मास्टर स्मिथ अक्सर ऐसे लोगों को देखता था जो फौज में घुस आते थे सर्दी की वजह से, थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे यहाँ पे फायर के पास और फिर चले जाते थे। तो कोई आवारा होगा, आ गया होगा। तो बेटा इसने पूछा मैं यहाँ सो जाऊं, और मास्टर स्मिथ ने विद प्राउड उसको कंसेंट दे दिया, परमिशन दे दिया, सो जा। और ये भीगा हुआ है, इसके फटे हुए कपड़े गीले हैं, ये बिल्कुल फर्नेस के पास में सो गया, और इतनी पास में सो रहा है कि इसके कपड़े हल्के हल्के सूख रहे हैं, उसमें से भी धुआं उड़ने लगा। और फिर द स्टोरी विल टेक अगेन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेट अस रीड फ्रॉम द नोट्स टिल हियर एंड देन वी विल मूव। हेडिंग है बेटा स्टीलिंग क्रॉफ्टर्स मनी। The peddler was driven by want and hunger with no principles in life. His mind started working on how to grab the money. ये हम पढ़ चुके थे. The next morning when the crofter got up to milk his cow, peddler too decided to leave, but half an hour later he returned, went up to the window, खिड़की तक गया उस क्रॉफ्टर की, went up to the window, broke a pane, वो कांच तोड़ा जो खिड़की पे था, reached for the pouch, took the 30 kroner and walked away, पैसे लेके चलता बना। However, he decided to walk through the woods to avoid being caught. कहीं उसे कोई पकड़ न ले, इसलिए वो मेन हाईवे से नहीं गया, वो जो छोटा सा जंगल है उसके अंदर घुस गया। The peddler was quite pleased with his smartness. Pleased मतलब happy, और खुश हो रहा था कि उसने smartly पैसे चोरी कर लिए। But after walking for a few hours, he realized that he had entered into a big and confusing forest. थोड़ी देर के बाद उसको समझ आता है कि वो एक गलत बड़े से जंगल में फंस चुका है। He did not get the direction to take. कौन सी डायरेक्शन में जाऊं समझ नहीं आ रहा। He was walking around the same spot, और सेम बेटा एक जो प्लेस है उसके चारों तरफ घूम रहा है। All at once he recalled his thought on the world being a rat trap. पेनिटेंट है, उसको समझ आ गया अपनी गलती की ये दुनिया रैट ट्रैप है, और आज वो खुद फंस गया है। Now his turn had come. आज उसकी बारी थी फंसने की।
He was lured. Lured मतलब he was attracted by the 30 crore. वो 30 crore जो उसने चुराए. The whole forest. और अचानक से उसे पूरा जंगल एक प्रिजन की तरह दिखाई देने लगता है. वो विजुअलाइज करता है बेटा इट्स ट्रंक्स. ट्रंक्स का मतलब स्टेम, वो जो बड़े बड़े तने होते हैं पेड़ों के. एंड ब्रांचेस, पेड़ों की टहनियां. इट्स थिकेट्स. थिकेट्स का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ ट्रीज. एंड फॉलन लॉग्स. लॉग्स का मतलब वुड पीसेस, गिरे हुए. क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक अ प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. और ये सब चीजें ऐसे वायर हैं जैसे प्रिजन के बार्स होते हैं और इसमें से वो बच नहीं पाएगा. हेडिंग है राम्सजो आयरन वर्क्स. ओवरकम विद एग्जॉशन. ओवरकम का मतलब ऑल फिल्ड विद, वो भर चुका था बेटा. एग्जॉशन का मतलब टायर्डनेस, थकान से. डेस्पेयर का मतलब बेटा होपलेस. he sank to the ground. sank SANK है. sank का मतलब he fell down, वो गिर गया जमीन पे. he felt that his end was near. उसको समझ आ गया कि उसकी डेथ आ गई है. but as he laid his head on ground, laid मतलब put, पर जैसे ही उसने अपना सिर रखा जमीन पर, he heard regular thumping sound of the hammer. regular thumping आवाज सुनाई दी. he was intelligent enough to understand कि ये तो हथौड़े की आवाज है. he could guess an iron mill nearby. और वो समझ गया पास में कोई आयरन फैक्ट्री होगी. mustering all his strength. बेटा mustering का मतलब collecting. उसने इकट्ठा किया अपनी ताकत. He staggered. Staggered का मतलब walked with difficulty, लड़खड़ाते हुए in the direction of the sound, sound की direction में गया. Soon he arrived at Ramsjo Iron Works. और पहुंच गया राम्सजो आयरन मिल में. Which had once been a large plant. प्लांट मतलब इंडस्ट्री. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, पर अभी बेटा क्रिसमस हॉलीडेज और विंटर्स की वजह से बंद है. It was dark evening before Christmas. The master blacksmith and his helper sat near the furnace. Furnace मतलब fire. Waiting for the pig iron to put on the anvil. एनविल बेटा वो ब्लॉक्स होते हैं जिसपे शेप दिया जाता है. आयरन को पिघलने के बाद उस एनविल पे डालना था. They were dripping of perspiration. और वो ऐसा ड्रिप कर रहे हैं, टपक रहा है पसीना दोनों को. Though only wearing a long shirt and a pair of wooden shoes. Because of the noises of. कौन कौन सी आवाजें थी? क्यों नहीं नोटिस कर पाए मास्टर स्मिथ कि वो पेडलर अंदर आ गया है? वो आवाजें देख लो बेटा. Because of the noises of groaning bellows. Bellows का मतलब हो गया वो एयर पाइप्स की आवाज. Cracking of coals. कोयले के चटकने की आवाज, जलते हुए कोयले की. रोअरिंग वाटरफॉल. बाहर तेजी से वाटरफॉल गिर रहा है. एंड शार्प नॉर्थ विंड विपिंग रेन. और तेज हवा विपिंग रेन, रेन की बेटा ड्रॉप्स को लेकर के हिट कर रही हैं. ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस वैगाबॉन्ड अंटिल ही स्टूड क्लोज्ड. जब तक वो पास आके नहीं खड़ा हो गया. द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड. ग्लैंस्ड मतलब लुक्ड. लोहार ने देखा. इनडिफरेंटली का मतलब विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के उसे देखा, क्योंकि उसको तो आदत थी वॉन्डरर्स घुसे चले आते थे फॉर्ज पे. अ यूजुअल वैगाबॉन्ड. वैगाबॉन्ड इज द सेम थिंग, जो आवारा, होमलेस पर्सन. विद अ लॉन्ग बियर्ड. डर्टी गंदा सा. रैग्ड मतलब वो बेटा फटे हुए कपड़े. old and a bunch of rat traps dangling on his chest. ऐसे हिल रहे हैं वो चूहेदानियां गर्दन पर. He asked the permission to stay and the blacksmith nodded arrogantly. Arrogantly मतलब with proud, बहुत haughtily उसने nod मतलब सिर हिला दिया, सोचा. The tramp did not say anything either. Tramp ने भी कोई बात नहीं करी. क्यों? क्योंकि वो भी बात करने नहीं आया था, रात गुजारने आया था यहाँ पे. अब बेटा एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है.
और स्टोरी में आप रिएक्शन देखो सभी कैरेक्टर्स का जो अनएक्सपेक्टेड है। ये राम्सजो आयरन मिल का मालिक एक बहुत बड़ा आदमी है जो एक ही एम्बिशन रखता है, बहुत एम्बिशियस है। राम्सजो आयरन मिल का मालिक ये सोचता है कि इसकी फैक्ट्री से बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो, बाहर निकले। एम्बिशियस होने के साथ ये आयरन मिल का मालिक, आयरन मास्टर, बहुत हार्डवर्किंग है। तो आज ये बेटा आया है सिर्फ और सिर्फ 23 दिसंबर को रात में इंस्पेक्शन करने के लिए। काम कैसा चल रहा है, कैरेक्टर स्केच लिखोगे तो लिखोगे ही वॉज एम्बिशियस, लिखोगे ही वॉज सो हार्डवर्किंग। पर एक गलती है इस आदमी के साथ, ये जंप्स टू द कंक्लूजन, बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है। तो बेटा ये अंदर आया अपनी फैक्ट्री में, और अंदर आकर के इसने नोटिस किया कि फॉर्ज में कोई आदमी सो रहा है। किताब में एक सेंटेंस दिया है, ही डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द आयरन स्मिथ। आयरन मास्टर और आयरन स्मिथ में डिफरेंस याद रखना। आयरन मास्टर ने आयरन स्मिथ का एग्जाम्पल नहीं फॉलो किया। आयरन स्मिथ ने बहुत बेटा इनडिफरेंटली देखा था, उससे पूछा भी नहीं था वो कौन है। पर आयरन मास्टर ने जैसे ही किसी अजनबी को सोते हुए देखा, ही स्ट्रेट वे वेंट टू द मैन, वो उसके पास गया और देखा ये कौन सो रहा है। ही बेंट डाउन, नीचे झुक के देख रहा है कौन सो रहा है। ये जो पेडलर है इसने अपना एक टोपी निकाली, गंदी सी स्लाउच हैट, वो अपने मुंह पे रख ली और वो सो रहा है आराम से पेडलर। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आ रहा था ना फायर का, तो टोपी से मुंह ढक के सो रहा था। आयरन मास्टर देखना चाहता है कौन है जो सो रहा है। आयरन मास्टर रिमूव हिज हैट, उसने बेटा उसकी टोपी हटा दी, और जैसे ही टोपी हटाई तो ये पेडलर, वैसे ही चोर है, एकदम से उठ के बैठ गया और बड़ी बड़ी आंखों से, खुली हुई आंखों से सरप्राइज्ड होकर के देख रहा है कौन सा आदमी है जिसने मेरी टोपी हटा दी। बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा है। बहुत बेटा कम लाइट है, रोशनी सिर्फ रिफ्लेक्शन है फर्नेस का, और कोई रोशनी नहीं है। और ये रिफ्लेक्शन जो इस पेडलर के चेहरे पे पड़ता है, तो ये आयरन मास्टर जो खड़ा हुआ है सूट वूट पहन के, पेडलर समझता है कोई अमीर आदमी खड़ा हुआ है। और बेटा आयरन मास्टर को गलत फहमी हो जाती है, वो इस आदमी को कंफ्यूज्ड कर जाता है क्योंकि इसकी शक्ल पेडलर की उसके किसी पुराने आर्मी के दोस्त से मिल रही थी। आयरन मास्टर ये आयरन फैक्ट्री खोलने से पहले आर्मी में था, और उस आर्मी में, मिलिट्री में उसका एक बंदा था जिस कैप्टन, जिसका नाम था नील्स ओल्फ, उससे इसकी जान पहचान थी। और इसने उस पेडलर की शक्ल देख करके इसको ऐसा लगा कि ये तो नील्स ओल्फ जो मेरा कैप्टन दोस्त था, ये तो वो है। और बेटा अगर हमें कभी किसी से कोई गलतफहमी हो जाती है, शक्ल मिलती है, शक्लें मिलती हैं, हम कहीं जाते हैं, कोई हम किसी को देखते हैं तो हम आपस में बात भी करते हैं, अरे इनकी शक्ल तो उसके जैसी लग रही है। कोई अनयूजुअल बात नहीं है, बहुत कॉमन है, लोगों की शक्लें मिलती है। यहां भी शक्ल मिली, पर अनकॉमन बात ये थी बेटा, ये आयरन मास्टर ही जंप्ड टू द कंक्लूजन कि ये तो मेरा दोस्त है नील्स ओल्फ। एंड विद कॉन्फिडेंस उससे कहता है, अरे नील्स ओल्फ तुम यहां कैसे? ये भी नहीं पूछा तुम मेरे दोस्त हो, तुम कैप्टन हो, तुम्हारा नाम नील्स ओल्फ है, कुछ नहीं। आयरन मास्टर बोलता, अरे नील्स ओल्फ तुम यहां कैसे? अब बेटा आप फिर देखो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, कोई बंदा, आयरन मास्टर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड उसका बिहेवियर है, ही जंप्ड टू द कंक्लूजन कि ये मेरा दोस्त है। और बेटा ये पेडलर जो अभी अभी ही वॉज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड,
He again made the same mistake. उसने फिर वही गलती कर दी. पेडलर फिर से ग्रीडी हो गया. उसने ये नहीं बोला मैं नहीं हूं नील्स वुल्फ, आई डोंट नो यू. ऑन द अदर हैंड ये पेडलर कहता है, मन में सोचता है, ये आदमी जो मुझे नील्स वुल्फ नाम से बुला रहा है, इसे तो मैं जानता ही नहीं हूं, मालूम नहीं कौन है, पर दिखने में अमीर लग रहा है. अगर मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा तो क्या पता मुझे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे देगा. और अगर रियलिटी बता दी तो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर भेज दे फौज में से. तो बेटा, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड ही अगेन बिकेम डिसऑनेस्ट एंड ही डिड नॉट टेल दैट ही वाज नॉट नील्स वुल्फ. वो कहता है हाँ. अरे नील्स वुल्फ तुम? हाँ. अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने, ये क्या पहन रखा है तुमने, क्या कर रहे हो तुम? ये दोस्त ऐसे ही बात करते हैं. इसका फुल एक्टिंग शुरू पेडलर की. हाँ, जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही मेरी. ओहो, तुमको ना बिल्कुल, मैं तुझे बताऊं, तुझे ना आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. तुमने रिजाइन क्यों किया आर्मी से? अगर मैं होता ना उस समय तो मैं तुझे रिजाइन नहीं करने देता. चुप. पेडलर हाँ हाँ करे जा रहा है. थोड़ी देर के बाद ये कहता है चलो अब तुम बस यहाँ नहीं रुकोगे, अब तुम आज मेरे घर चलो. और सुनो, मेरी बेटी यही कह रही थी इस बार क्रिसमस पे कोई कोई गेस्ट नहीं आया है, चलो अब तुम आप घर चलो, खूब हम क्रिसमस वाला खाना खाएंगे, बढ़िया. अब पेडलर बेटा अलार्म्ड हो गया. उसने सोचा इसके घर में जाने का मतलब है दैट हिज आइडेंटिटी विल बी रिवील्ड. ये जाएगा अगर उसके साथ में तो इसकी पहचान हो जाएगी. यहां तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई बात नहीं, पर घर पहुंच के तो पता चल जाएगा कि मैं दोस्त नहीं हूं इसका. शायद पकड़ा भी जाऊं, पता भी चल जाए कि मैंने पैसे चुराए हैं. तो अलर्ट हो गया, कहता है नहीं नहीं, घर तो मैं नहीं जाऊंगा. अब आयरन मास्टर सोचता है बेचारे ने ऐसे कपड़े पहने फटे वटे से, इसको शर्म आ रही है मेरे घर जाने में. तो कहता है यार मेरे घर कोई नहीं है, चल. नहीं जाऊंगा. अरे देख, मैं तुझे बताऊं, मेरे बेटे मेरे साथ नहीं रहते, सिर्फ मेरी बड़ी बेटी एडला मेरे साथ रहती है. और मेरा घर इतना भी रिच नहीं है कि तू वहां ना जा सके. और मेरी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, तुझे तो पता ही होगा. बेटा इसे क्या पता कौन एलिजाबेथ, कौन वाइफ और कौन बेटे और कौन बेटियां, पर कहता है हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं है मेरे घर में, बस मेरी बेटी है, चल चल अब चल. नहीं जाऊंगा, चल नहीं जाऊंगा. ये बेटा बहुत देर तक चलता रहा. और उसके बाद आयरन मास्टर खड़ा हो गया, मुस्कुराता है, और वो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ बैठा था लोहार, उससे बोलता है मुझे लगता है ये मेरा कैप्टन दोस्त आज रात तुम्हारे साथ यहीं रुकने वाला है फॉर्ज में, स्टजन स्ट्रॉम. वो लोहार का नाम भी किताब में दिया है, स्टजन स्ट्रॉम. मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ रुकेगा, मैं जाता हूं. और हंसता हुआ आयरन मास्टर बाहर निकल गया. पर बेटा एक चीज आप ये समझो, वो जो बाहर निकला आयरन मास्टर हंसता हुआ, तो वो आयरन स्मिथ लोहार जानता है कि आयरन मास्टर कभी भी हार नहीं मानते हैं. आज फिर ये यहां से जा रहे हैं, पर आएंगे और अपने दोस्त को लेकर के जाएंगे. पर हैरानी इस बात की है कि जिसे आयरन स्मिथ ने वैगाबॉन्ड समझा था, वो उसके मालिक का दोस्त निकलेगा, ये आयरन स्मिथ कभी भी नहीं सोच सकता था. और ठीक आधे घंटे के बाद वाकई में फैक्ट्री के बाहर बेटा कैरिएज, घोड़ा गाड़ी होती थी ना, कैरिएज के पहियों की आवाज सुनाई देती है और कैरिएज आकर रुकती है. आयरन मास्टर आएगा पहले ही पता था आयरन स्मिथ को, पर आयरन मास्टर नहीं आया, उसने अपनी बेटी को भेजा है. The heroine of the story, Edla Wilkinson. We will read about her afterwards. Let us complete till here and then we will write one answer. The Ramsjo iron mill was owned by a very well-known iron master. He was particular about quality product, hence made even nightly rounds for inspection. It was at this moment that he entered the forge. For inspection, he noticed the tramp. He did not follow the example of the iron smith.
He bent down to look at him very closely, then tore off मतलब removed his slouch hat, वो untidy सी टोपी, to get a better view of his face, उसका चेहरा देखने के लिए. Much to the surprise, Ragamuffins surprise, Ragamuffin का मतलब लिखो the dirty fellow, वो गंदा सा आदमी सरप्राइज रह गया. He addressed him as Niels Olf. ये जो आयरन मास्टर है वो उसे नील्स ओल्फ नाम से पुकार रहा है. Hoping to get some money from the iron master, the vagabond doesn't deny his identity. Deny means refused. उसने मना नहीं किया कि मैं आपका दोस्त नहीं हूं. The iron master, दोस्त क्या, नील्स ओल्फ नहीं हूं. The iron master invites him to his manor house. बेटा manor मतलब landlord's house, big house, for Christmas lunch. But the man declined the offer due to the apprehension. Apprehension मतलब fear of being caught for stealing the crofter's money. कहीं मेरे को वहां पकड़ ना ले चोरी की वजह से, और आइडेंटिटी तो मेरी पहचान में आई जाएगी. To go up to the manor's house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. इनके घर जाने का मतलब है शेर की गुफा में जाना. वॉलेंटरली मतलब ओन विश, अपनी इच्छा से. द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed. बेटा शाय फील कर रहा है, इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा. बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि गरीब जैसे कपड़े पहन रखे हैं. Hence he explained that there was no one in his house except his eldest daughter Edla. But the stranger kept on refusing. नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा. The iron master went laughing, हंसते हुए चला गया. Heading बेटा एडला विल्मनसन है, पर ये एडला विल्मनसन we will do the next class. जल्दी से एक आंसर लिख लो आप इसका. दूसरी क्लास में जॉब एप्लीकेशन वगैरह चल रही है, वो बेटा आप सुनते रहना, और आपकी क्लास में रैट ट्रैप चलता रहेगा. चलिए, क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक? व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर, काइंडली टू द पेडलर, and invite him home, and invite him home? Question mark. 2 marks का है बेटा, 2 marks का है. उसको क्यों घर बुला रहा है, लिखिएगा. Iron master bent down, iron master bent down to look at the face of, to look at the face of a tramp sleeping in his forge, in his forge, full stop. Due to the uncertain reflection, due to the uncertain reflection of the furnace, and bearded face of the peddler, bearded face of the peddler, comma, the iron master mistook him, mistook, mistook him as his old regimental
REGIMENTAL, रेजिमेंटल का मतलब आर्मी, रेजिमेंटल कॉमरेड, full stop. Therefore, he invited him to his house for the Christmas lunch. Full stop. All the kindness of the iron master for the peddler was because of this misunderstanding. This misunderstanding. Full stop. बेटा हाईलाइट कर लीजिएगा. Mistook him as his old regimental comrade, और बेटा misunderstanding. A child who has joined me, वो बेटा नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है. 1